योद्धाओं, आप अभी अपने टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। आज ये प्रयास करना कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, बोथ आपका इंडिया वाला और छत्तीसगढ़ वाला। छत्तीसगढ़ वाला आपने कई बार पढ़ा होगा, रटा होगा, एकदम कंठस्थ कर लेना, ऑब्जेक्टिव लगाना बहुत ज़्यादा। और जब इंडिया वाला करोगे तो उसमें ख़ास तौर पे गवर्नर जनरल वाली चीज़ें और जो विभिन्न प्रकार के जो यूरोपियंस आए थे उनके क्रम, और मराठा और सिख, इन अवध, इस विशेष तौर पे इन राज्यों के बारे में विशेष तौर पे पढ़ना और मॉडर्न इंडिया कंप्लीट कर लेना। आज में आप कंप्लीट करेंगे। कल एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा बनेगा, उस एक्स्ट्रा में एक बार फुल राउंड पूरी तरीके से दोनों को, मॉडर्न इंडिया को आप सुबह से इस तरीके से बैठेंगे युद्ध स्तर पर कि दिन भर में कल फिर से रिवीजन करेंगे और परसों फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। इस तरीके से आप रिवीजन जितने बार करेंगे आपका सक्सेस उतना ज़्यादा डिफाइन होता है। यकीन मानो, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, जितने बार ज़्यादा चीज़ों को याद करोगे, पढ़ोगे, आपकी सक्सेस उतनी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। तो आपको बार बार पढ़ना है। इसके लिए आपको आज पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया का, और कल फिर एक बार, दो बार अगर पढ़ पाते हो कल फिर से, और परसों फिर से एक बार पढ़ोगे और टेस्ट दे के आओगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। और मैं जहाँ तक बताया हूँ कि हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास बोलता हूँ कि छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार जो हैं उनके बारे में जो भी रचनाएं हैं वो आप पढ़ेंगे। और उनकी जो विनय कुमार पाठक से ही हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको याद करने की कोशिश करेंगे। लेक्चर्स सारे मैंने आपको बना के दिया है, जो भी कहानी के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास किया है उसको आप समझिए। और लेक्चर नंबर 3 आज आपको मिलेगा, उससे आप कंप्लीट करेंगे और ये भी आपका टारगेट रहेगा। बुलडोजर जस्टिस, कल मैंने आपको बोला था कि मैं अब आप PW ओनलियर्स का एडिटोरियल एनालिसिस मत देखना, उसकी चीज़ें मैं थोड़ी सी जो भी काम की होगी मैं आपको बताऊंगा। तो कल के लेक्चर में हमको बुलडोजर जस्टिस के बारे में बताया गया था। कल इम्पॉर्टेंट था, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। बुलडोजर जस्टिस में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है। बुलडोजर जस्टिस हम लोग करंट अफेयर में पढ़ते हैं कि जब भी कोई अराजक तत्व कुछ गलत काम करता है, दंगा फसाद करता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसके घर को गिरा देती है, उसके दुकान को गिरा देती है, उसकी अचल संपत्तियों को बुलडोजर के माध्यम से गिरा दिया जाता है। तो अपराध किसी एक ने किया, लेकिन घर में तो उसके पूरे सदस्य रहते हैं, तो सबको सज़ा नहीं मिलना चाहिए, जो अपराध किया उसी को मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत रूप से गाइडलाइन जारी किया और ये बताया कि बुलडोजर जस्टिस से किस चीज़ों का हनन होता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या है, नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय। अब ये हम लोग पब-एड में पढ़ते हैं। प्राकृतिक न्याय क्या होता है? प्राकृतिक न्याय प्रणाली ये होता है कि दोनों पक्षों को, जो अपराधी है उसके बारे में, जो अपराध दे रहा है उसके बारे में, दोनों को अपने पक्ष के बारे में बताने का पूरा हक होता है। और जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक हम निर्णय नहीं दे सकते। और यही प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस होता है कि दोनों पक्षों को बारे में सुनना चाहिए। जो अपराधी है उसके भी दलीलों को, उसके भी पक्षों को सुने, तभी जाके निर्णय दे। तो ये नेचुरल जस्टिस का हनन होता है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं सुना जाता है, सीधा घर को गिरा दिया जाता है। दूसरा चीज़ है कि रूल ऑफ लॉ पालन नहीं होता है। और तीसरा है पावर ऑफ सेपरेशन, शक्तियों का विभाजनकरण जो बोला जाता है, जिसमें न्याय करने का और सज़ा देने की शक्ति न्यायपालिका के पास है, लेकिन यहाँ पे सज़ा कौन देती है? पुलिस देती है। तो पुलिस के पास अधिकार नहीं है, पुलिस के पास अधिकार सिर्फ है वो गुंडों को पकड़े और सबूत इकट्ठा करे, लेकिन यहाँ पे न्याय कौन दे रहा है? पुलिस। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। न्याय देने की जो शक्ति है वो न्यायपालिका के पास है, लेकिन ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट टू शेल्टर, इसमें भी इनकी वायलेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें बहुत सारे जो गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया कि 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, उसको अपने घर को खुद से तोड़ने का अधिकार पहले मिलना चाहिए, उस पक्षकार को अपना दावा पेश करने की समय देना चाहिए। अगर गलत तरीके से गिराया जाता है तो संबंधित अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होगा और वो अपने खर्चे पे वो घर बना के देगा। इसमें आर्टिकल 142, इंटरव्यू जो दे रहे होंगे उनके लिए आर्टिकल 142 बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस की बात करती है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट ये कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का ऑर्डर पास कर सकता है आर्टिकल 142 के तहत, और यही बुलडोजर जस्टिस में किया गया। फिर डिलिमिटेशन की बात आई थी, उसमें आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन है, जिसमें क्या होता है, किसी भी चुनाव के पहले बाउंड्री डिसाइड किया जाता है कि कौन से बाउंड्री में कौन से ये रहेंगे। तो डिलिमिटेशन आर्टिकल 82 आप याद करोगे। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। आर्टिकल 82 हमारा डिलिमिटेशन का शक्तियाँ देता है, जो पॉपुलेशन के आधार पर चुनावी क्षेत्रों को अलग अलग डिवाइड करता है। अभी भारत में क्या है, उत्तरी भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इन लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया तो यहाँ पे पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ। दक्षिण भारत में क्या हुआ, पॉपुलेशन कंट्रोल है, यहाँ पे आबादी बहुत स्थिर है। तो हमारे भारत में यूनिफॉर्म आबादी नहीं है, कहीं पे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसीज़ लेके आई, पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। लेकिन उत्तर भारत जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ब्लास्ट है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर अभी हमारे जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें 10 लाख की आबादी पे एक लोकसभा सीट मिलता था पहले जब हम लोग पढ़े थे। तो अभी क्या है, आबादी के हिसाब से 1971 का जो आबादी हुआ था उसके आधार पर ये लोकसभा की सीटें बांटी गई थी, और अभी तक 2024 तक 1971 का ही आबादी के हिसाब से लोकसभा सीट बटे हुए हैं। ये 2026 को ख़त्म हो जाएगा, और 2026 के बाद फिर नया एक्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि वो लिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये 2026 तक के लिए लिमिट था कि 2026 तक 2071 के ही जनसंख्या को ही आधार मानकर विभाजन किया जाएगा। लेकिन अब आगे क्या होगा, इसके बारे में कुछ प्रोविज़न्स दिए गए हैं। अगर नए 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर किया जाता है लोकसभा सीटों का बंटवारा, तो दक्षिण भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व तो केंद्र में कम हो जाएगा, और इससे उनको घाटा हो सकता है। इसके लिए उन लोग विरोध करते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट था। और एक था इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे थे। भारत के पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हमारे पड़ते हैं मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, यहाँ से लगता है क्या म्यांमार के नीचे है थाईलैंड, और थाईलैंड से पूरा आसियान कंट्री कनेक्ट हो जाता है। तो अगर हम लोग इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड के में एक रूट बना ले तो हम लोगों की आसियान में पकड़ अच्छी मजबूत हो जाएगी, हम लोग वहाँ पे कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी, हम लोग को अपने सामान को बेचने में और लाने में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बहुत सुविधा होगा, जिससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। और सबसे ख़ास बात, हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको भी ये सपोर्ट करता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं, आसियान कंट्रीज़, उससे संबंधों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके तहत हम लोग वही काम करेंगे। और ख़ास करके जो उत्तर पूर्वी राज्य हमारे हैं उनका भी डेवलपमेंट इस मेथड से होगा, वहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लोगों में समृद्धि आएगी। और ये बात कही जाती है कि जहाँ पे भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लोगों में ज़्यादा होती है, वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, रोज़गार पाते हैं, लोगों के पास पैसे आते हैं, और वो थोड़े से गलत चीज़ों से दूर होते हैं और अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पे जो ये हो रहा है, उपद्रवी लोग हिंसा कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कम होंगी। वो तभी होंगी जब वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेगी, लोगों में समृद्धि आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे तो ये सारी हमको फ़ायदा देगा। तो जो चीज़ें मैंने बताया वो आप पढ़ेंगे, और जो भी चीज़ें आप टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पढ़ रहे हैं उसको, वो रूटीन को फॉलो करते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। तो यही रहेगा आज का टारगेट। कल फिर मिलेंगे नए टारगेट के साथ, और थैंक यू।